नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज की चर्चा फोनरवा के चुनाव पर। फोनरवा नोएडा शहर का सबसे बड़ा आवासीय संगठन है और जिससे पूरे शहर की आरडब्ल्यू जुड़ी हुई है, उनके हित जुड़े हुए हैं। उनकी समस्याओं को हल कराने की जिम्मेदारी फोनरवा के पास है। जब कोई भी आरडब्ल्यू चुनी जाती है, उसके बाद फोनरवा से उनको कनेक्ट होकर एक प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि वो अपने अपने क्षेत्र की आवाज उठा सके। और फोनरवा की भूमिका यह है कि वो पूरे शहर की आवाज प्राधिकरण, प्रशासन और सरकार तक पहुंचा सके। फोनरवा का जिस समय गठन हुआ था, उस समय कई परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई थी जिसकी वजह से फोनरवा की भूमिका महत्वपूर्ण हुई। और बाद में कई ऐसे अहम काम भी किए फोनरवा ने, जो आज फोनरवा की भूमिका को सार्थक करते हैं। और उनमें सबसे बड़ा काम डीएनडी टोल को फ्री कराने का था। आज के इस पैनल में चूंकि 19 नवंबर को चुनाव होना है और मौजूदा जो संगठन है, जो मौजूदा पदाधिकारी हैं, उनके सामने एक फ्रंट तैयार हुआ है और उस फ्रंट का नेतृत्व राजीव गर्ग जी कर रहे हैं। और साथ में उपल जी, जो हमारी टीम सामने अनीता जी हैं, पवन जी हैं, सब उसी नई टीम के मेंबर हैं जो मौजूदा पदाधिकारी हैं। उनके सामने एक फ्रंट तैयार किया है, उसमें लड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा राजीव गर्ग जी से है। राजीव जी, ये बताइए कि आपने फोनरवा की एजीएम जो कल हो रही थी, उसका बहिष्कार का फैसला देर रात क्यों लिया? सबसे पहले सभी को नमस्कार। जी। विनोद जी, बहिष्कार इसलिए करना पड़ा है कि इस संस्था में मैं पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी। और हम जिस संगठन को लेकर के चले थे, हमारा उद्देश्य था कि जी। 2 टर्म के बाद में तीसरा हम्म। टर्म कूलिंग पीरियड होना चाहिए। हम्म। क्योंकि एनपी सिंह साहब पिछले कई वर्षों तक लगातार अध्यक्ष बने रहे थे, जी। तो हमारे संगठन में काफी लोग जुड़े हुए थे। उस टाइम हमारा एजेंडा यही था कि 2 टर्म के बाद में तीसरा टर्म कूलिंग पीरियड होना चाहिए। उसी को हम्म। लेकर के हम आए थे। अच्छा। 2019 में हमारे संगठन ने योगेंद्र शर्मा जी के ऊपर अपना भरोसा जताया। हाँ जी। योगेंद्र शर्मा जी के साथ पूरा पैनल अच्छा हम्म। संख्या में जीत करके आया। जी। 2021 में क्योंकि कोरोना आ गया था, तो योगेंद्र जी ने कहा था कि इस बार कोरोना आ गया है तो मुझे जी। 1 टर्म और दिया जाए। हम्म। तो हमने वो टर्म भी उनको दिया। मैंने कहा बात सही है, कोरोना के काल में बहुत दिक्कतें रही हैं, तो 1 टर्म मिलना चाहिए। तो जी। हमने तब भी अपने योगेंद्र शर्मा जी का समर्थन करा। हम्म। अब 2023 में जब हमने उनसे कहा कि जी इस बार जो है किसी दूसरे का अफसर आना चाहिए संगठन, क्योंकि निकल चुका है हमारा ज्यादातर, हम्म। तो वो कहते हैं जी इस टर्म को और दे दीजिए मेरे को 1 टर्म, उसके बाद में फिर अगली बार हम देख लेंगे। हम्म। उसके बाद में हमारा जो कार्यकाल होता है पुनर्वा का, वो 31 जुलाई 2023 को खत्म होता है, हम्म। एज पर बाई लॉ हमारा जो है। जी। हमने 6 जुलाई को एक पत्र दिया था पुनर्वा ऑफिस में कि जी। हमारा कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा है, हम्म। कृपया समय से चुनाव कराकर जो हमारा हम्म। इतना बड़ा संस्थान है पुनर्वा का, हम्म। उसका जो मान सम्मान है उसको बनाए रखें। हम्म। तो उस समय ये अगस्त में मीटिंग बुलाई गई थी। हम्म। उसमें जो फनरवा के फाउंडर मेंबर और लाइफ मेंबर को निकाला था, जी। उस पर स्टे चल रहा था। हम्म। तो उस स्टे का हवाला देते हुए इन्होंने जो है अपना कार्यकाल 3 महीने बढ़ाने का काम किया। हमने अच्छा। तब भी विरोध किया था कि ये जो आप स्टे जो का यूज कर रहे हैं, हम्म। स्टे का मतलब है कि उन फाउंडर मेंबर और लाइफ मेंबर को वोटिंग राइट्स अभी एज इट इज दे रखा है उन्होंने, हम्म। तो आप उनको शामिल करते हुए चुनाव कराइए। हम्म। तब इन्होंने कहा नहीं जी कोर्ट का केस है, अभी इसमें हम क्या कहते हैं चुनाव नहीं करा सकते। हम्म। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई हम्म। कि कोर्ट का जो स्टे है वो आज भी एज इट इज हम पे लगा हुआ है। हम्म। और जो बात हम जुलाई में कह रहे थे इनसे, हम्म। और इन्होंने जो है डिसीजन लेकर के 22 हम्म। अक्टूबर को एजीएम बुला ली। हम्म। तो हमारा विरोध इसी चीज का था कि ये जो काम आपने करा है, तीन हम्म। महीने कार्यकाल बढ़ा करके, हम्म। ये बहुत ही असंवैधानिक था। और इस हम्म। बीच में इन्होंने हम्म। नए नए लोगों को जोड़ लिया है, हम्म। जो हमें अच्छा नहीं लगा। क्योंकि हम्म। हम लोग वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, कभी जी। कोई चीज पूछी नहीं जाती है कि हम्म। किसी मेंबर को शामिल करना है, किसी को हटाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम्म। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने इसका बहिष्कार किया। अच्छा। जी विनोद जी। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि अब नई टीम के रूप में आप सामने हैं फ्रंट पे, और कल को आपको मौका मिलता है, तो मौजूदा एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि फाउंडर मेंबरों को वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार बहाल कर दिया है। साथ ही जो चुनाव आरडब्ल्यू को मान्यता देने का मामला है,
किसको देनी है किसको नहीं देनी है। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या मौजूदा परिस्थिति में जो स्ट्रक्चर है फोनरवा का, क्या उसमें बदलाव करेंगे? किस तरह का बदलाव आप करेंगे ताकि लोगों को समस्या ना हो? जी। देखिए, इसमें जो बदलाव किया जाएगा वो सभी लोगों का सहयोग लेके किया जाएगा। हाँ। क्योंकि जो RWA 2001 से बनी हुई है, हम्म। उनको सब लोगों की सहमति लेकर के शांतिपूर्ण वातावरण में और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए, हम्म। क्योंकि एक सेक्टर में 3-3 4-4 RWA भी बनी हुई है आज की डेट में, जी। तो उनको हटाना और उनको शामिल करना, हम्म। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्या कहते हैं चैलेंज है। जी। और हम कोशिश करेंगे कि सब लोगों की सहमति लेते हुए हम्म। सेक्टर के विकास और निवासियों के विकास के लिए एक हम्म। ऐसा माहौल बनाएंगे कि ये केवल एक वोट की राजनीति न रह जाए हमारा फोनरवा, हम्म। कि जी उस सेक्टर से हमको 10 वोट मिल रहे हैं, इस सेक्टर से 2 वोट मिल रहे हैं। तो जो हम्म। वोटिंग का इशू बना हुआ है और जिसमें क्या कहते हैं मतभेद हो रखे हैं सब लोगों के, हम्म। और मतभेद के साथ में मनभेद भी बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। हम्म। क्योंकि देखिए, हम लोग जो सेक्टर में आते हैं अध्यक्ष महासचिव बन करके, जी। ये सेक्टर का माहौल सुधारने के लिए और सेक्टर को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण देने के लिए आते हैं। जी। जी। और अगर हम पनरवा में रह करके हम्म। आपसी भाईचारा, आपसी माहौल बिगाड़ते हैं, तो हम्म। उसका पूरा का पूरा असर हमारे नोएडा के ऊपर पड़ता है। हम्म। जी। 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 मेरे साथ अनीता सिंह जी हैं जो काफी दिन से एक्टिव और सेक्टर 36 RWA के अध्यक्ष भी हैं। अनीता जी, ये बताइए कि जो फोनरवा का स्वरूप है, जिस तरह की अभी बातें हो रही हैं, आप अगर आपकी टीम आती है, आप उसमें सेलेक्ट होती हैं, उसमें आती हैं, तो आप किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे? और खासतौर पर इस समय राजनीति में 33% महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, तो क्योंकि स्थानीय संगठन है और महिलाएं बहुत सारी संख्या में भागीदारी में आई हैं निकल के, क्या अब फोनरवा के चुनाव में जो पद हैं उनमें क्या महिला आरक्षण की बात उठेगी, अनीता जी? बिल्कुल होनी चाहिए सर। मैं अपनी बात रखती हूँ। जी। देखिए, पुनर्वा जब शुरू हुआ था तब इतने सेक्टर नहीं थे नोएडा में, ना इतनी आबादी थी। जी। आज की डेट में बहुत सारे सेक्टर डेवलप हो गए हैं, हम्म। और जो मान्यता मांग रहे हैं पुनर्वा की, उनको जी। मान्यता नहीं दी जा रही है। ये हम्म। तो एक बहुत बड़ा अन्याय है। और हम्म। दूसरी चीज जो अभी राजीव जी ने कहा कि भाई 3 साल का इसका टेन्योर बढ़ा रहे हैं, हम्म। जबकि एक आपको हंसी आएगी कि जो RWA है वो 2 साल के लिए है। हर हम्म। एक RWA का जो वो है टर्म है, वो है 2 साल का। तो हम्म। जब 2 साल की उसकी समय अवधि खत्म हो जाएगी, तो वो अधिकारी 3 साल तक राज कैसे कर पाएगा पुनर्वा में? एक तो एक ये बात है। जी। दूसरी बात ये है कि जब ये पारदर्शिता की बात आती है कि वोटर लिस्ट के बारे में, हम्म। मैं लगातार यही बात कह रही हूँ कि जब इनका अपना बाइलॉज कहता है कि जब सब्सक्रिप्शन देगा, जिसका सब्सक्रिप्शन फीस होगी, वही हमारा सदस्य होगा। हम्म। तो सदस्यता के लिए आपने जो लिस्ट आउट की है, उसके आगे रिसीट नंबर और डेट कुछ नहीं मेंशन है। तो हम्म। हमें कैसे पता चले कि ये ठीक है, ये सदस्यता के लिए भागीदार है इसका? हम्म। और तीसरी चीज, मेरा जो बिंदु है वो ये है कि 31 मार्च हम्म। की लिमिट है आपकी। जो हम्म। जिनकी सदस्यता बनी हुई है और फीस जमा है, वही हम्म। लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हाँ। आगे आप ये देखिए कि वो तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी 31 मार्च तक फीस जमा थी? अब नए जो मेंबर है उनकी तो इसका मतलब है अभी वर्तमान में ही जमा हुई है, तो हम्म। उनको कैसे ये लोग चुनाव के अंदर लेके आ रहे हैं? हम्म। और दूसरी चीज, जो महिलाओं का, आप देखिए, जो महिलाएं यहाँ आना चाहती हैं उनको मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है महिला अच्छा काम कर रही हैं। आप जैसे अनीता जोशी हैं, हम्म। आपकी ये इधर से सेक्टर 11 की अध्यक्षता है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं अपने उसमें। तो जी। आना चाहिए। अंजलि है, अंजलि बहुत अच्छा काम कर रही हैं 52 में। तो जी। लेकिन क्या होता है कि महिलाओं को रोक लिया जाता है, हम्म। उनको नहीं समझा। इस बार देखिए, उपल जी ने जो हम लोगों को सहयोग दिया कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि आप आइए। हम्म। मैं बिल्कुल RWA में इस बार नहीं आना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा हम्म। कि नहीं, आप आइए इस बार, आप प्रेसिडेंट के लिए आइए। उन्होंने खुद मुझे प्रपोज किया कि आपका कोई विरोध नहीं होगा, ये पता है। तो हम्म। मैं इस बार 36 में काम तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन इस बार मैंने प्रेसिडेंट का पद उन्होंने कहा तो मैंने इसको स्वीकार किया। और हम्म। आप ये देखिए, हमारे यहाँ चुनाव नहीं हुए, सबने सहमति बताई और हम लोग आ गए।
अब जो 33% की बात आप राजनीति में कर रहे हैं या पुनर्वा में कर रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है ये मौका बहुत ज्यादा लेडीज को मिलने वाला है, क्योंकि लेडीज को तो पहले ही पायदान पे ही रोक लिया जाता है। कोई नहीं समझता कि भाई उनको आगे की राजगद्दी दी जाए, और ये तो पूरा राजनीतिक है, या आप ये कहें कि एक पावर गेम है। पावर कोई जाने नहीं देना चाहता है। जैसे आपके जो अभी पुनर्वा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये तीसरी टर्म करना चाहते हैं, जबकि हमारा जो सोसाइटी एक्ट कहता है कि आप 2 टर्म के बाद तीसरी टर्म नहीं ले सकते। तो वो जो रूल है वो क्या पुनर्वा पे लागू नहीं होता? क्योंकि पुनर्वा भी तो सोसाइटी एक्ट के अंदर ही आती है। तो इस वजह से हम लोग तो राजीव जी के साथ हैं, जैसा वो करेंगे उनको हम जानते हैं। मैं तो उनको 15 साल से जानती हूँ राजीव जी को। अच्छे कर्मठ व्यक्ति हैं, शांत स्वभाव के हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। और उपल जी को मैं जानती हूँ क्योंकि उनको रूल्स के बारे में जानकारी है, कानून के बारे में जानकारी है, और अच्छे जनरल सेक्रेटरी बनेंगे। और मौका सभी को मिलना चाहिए। मौका रोटेशन जरूर होना चाहिए, वो देना चाहिए। थैंक यू। उपल जी, ये इसी जो संगठनात्मक बदलाव की बात हो रही है, उसी कड़ी में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो मौजूदा समय में कौन कौन वोट देते हैं। इस समय जो इस समय जब चुने जाते हैं तो कौन कौन लोग आरडब्ल्यू में पात्र हैं, जो वोटर हैं। क्या उस वोटर की लिस्ट है वो सही है, या उसमें भी बदलाव की आप संभावना देखते हैं? उपल जी। ऐसा है जो पुनर्वा का बाय लॉज है, उसमें हर एक प्रत्येक आरडब्ल्यू से जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट भागीदारी करते हैं एज ए वोटर। हाँ। और साथ में एक और भी कंडीशन है उसमें कि आइदर नॉमिनेटेड बाय द एमसी कमेटी ऑफ द पर्टिकुलर आरडब्ल्यूए। तो वो, लेकिन वो रूल तब एप्लीकेबल होता है जब अगर सपोज सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी के एवज में किसी और को अपॉइंट किया जाता है, तो जनरल सेक्रेटरी शुड गिव हिज कंसेंट कि ठीक है। तो ये तो हो गया वोटर्स का अधिकार। जो प्रत्येक आरडब्ल्यू से 2 वोटर इनके पास वोटर लिस्ट में होते हैं। और बायलॉज हमारा जो कहता है कि जो नए मेंबर्स जो बनाए जाते हैं उनको चुनाव से 3 महीने पहले तक अगर कोई रजिस्टर्ड हुआ है और वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करता है तो उसको वोट देने का अधिकार होता है। अच्छा जी। लेकिन एक सवाल उठता है, मान लिया सपोज करो कोई कार्यकारिणी, जैसा 19 नवंबर को चुनाव है और कोई कार्यकारिणी 5 अक्टूबर को चुनी गई, क्या उस कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष महासचिव उनको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, वोट देने का अधिकार होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि फेडरेशन में आरडब्ल्यू रजिस्टर्ड मेंबर होती है, परंतु आरडब्ल्यू रजिस्टर्ड मेंबर होती है और उसके रिप्रेजेंटेटिव एक प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी होता है। अगर चुनाव हो चुके हैं तो उनको एक अपने तरफ से चुनाव का रिजल्ट और जो नए चुने हुए पदाधिकारी हैं वो एक लेटर इनको फेडरेशन को सबमिट करना पड़ेगा। तो उसके एवज में वो नाम उनके यहाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं। एक सवाल ये भी है कि एक सेक्टर में जैसा अभी पिछले दिनों 3-4 आरडब्ल्यू बनी हुई हैं, उनमें से किसको मान्यता दी जाएगी? क्योंकि सभी मान्यता है, क्या इसमें बदलाव की आवश्यकता आप महसूस करते हैं कि एक सेक्टर से एक आरडब्ल्यू हो और रजिस्ट्रार ऑफिस में यहाँ से इस तरह की चीजें हों? जैसा ऐसा आपने बताया कि चूंकि कई सेक्टरों में 3-3 आरडब्ल्यूज बनी हुई हैं। आरडब्ल्यू बनाना जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार के उसमें आता है परव्यू में, और कोई भी 7 मेंबर आरडब्ल्यू बना सकते हैं एज पर देयर जो एक्ट कहता है। परंतु जहां तक पुनर्वा का हिसाब है, पुनर्वा मेंबरशिप देने का हिसाब है, तो इसमें कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए। क्यों इसमें ऐसा हो रहा है कि एक सेक्टर से तो 3-3 आरडब्ल्यू बन जाती हैं, 6-6 मेंबर हो जाते हैं, और दूसरी सेक्टर में सिर्फ एक ही आरडब्ल्यू है जिसके 2 वोट हैं। तो ये कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हो जाती है। अभी आप समझते हैं कि वोटों की गिनती, चुनावों में तो वोटों की गिनती काउंट होती है। तो उसमें कई सेक्टर ऐसे हैं, जैसे 82 हुआ, 52 हुआ, कई सेक्टरों में तो ऐसे गुच्छे हैं जो जहां पर वोटर ही वोट हैं। तो इस पे थोड़ा सा, अब जहां तक फेडरेशन का सवाल है, तो इस पे कुछ सोच विचार आगे के लिए करना चाहिए। और अभी एक मुहिम जी बोल रहे थे कुछ आप? अभी एक हमारे यहाँ जैसे 116 से डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक आरडब्ल्यू की मान्यता को कैंसिल किया है। वहाँ 2 आरडब्ल्यूज थी,
हाँ। तो अब ये भी जो हमारे नोएडा प्राधिकरण के लोग हैं, उन्होंने भी एक लेटर वहां लिखा था कि एक सेक्टर में एक आरडब्ल्यू होनी चाहिए। हम्म। पर अब वहां विवाद ये आ रहा है कि कौन सी आरडब्ल्यू को मान्यता दें, किसको ना दें। हम्म। तो वो डिप्टी डिप्टी रजिस्ट्रार ने अभी 116 में एक जो पुरानी आरडब्ल्यू थी जो बनी हुई थी उसको मान्यता दी, नई वाली को उन्होंने उनका जो था वो कैंसिल कर दी। हम्म। इसी तरीके से सेक्टर 44 में भी नोटिस आए हुए। तो ऐसे कई अभी सुनने में आ रहा है कि कम से कम 28, 25, 26 आरडब्ल्यू को इस तरीके के नोटिस गए हैं या जाने वाले हैं। हम्म। अच्छा, जी कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं, ओपी यादव जी मेरे साथ हैं, खास तौर जी पर जी सेक्टर जी 53 है, जैसे जी 52 है। जी 52 में दो तरह के सेक्टर हैं, जैसे एक फ्लैट वाले हैं और एक है प्लॉट वाले, और वो दोनों के जी। आरडब्ल्यू शायद अलग अलग हैं। दोनों को मान्यता है या उसमें भी कहीं कंफ्यूजन है, यादव जी? नहीं नहीं नहीं, वो उनको सभी को मान्यता है। हाँ। जैसे E3 है, E3 है, ये उन्होंने रजिस्टर करा रखी है पुनर्वा में, तो वो पुनर्वा में है। हाँ। E5 वालों ने करा रखी है, हाँ। अरावली वालों ने करा रखी है, और बावल वालों ने करा, तो तीनों आरडब्ल्यू रजिस्टर्ड है पुनर्वा में। हाँ। लेकिन मेरा कुछ हटके एक क्वेश्चन है। हाँ। मानो कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड करता है आरडब्ल्यू को, जी। तो उस पे हुनरवा को किसी तरीके का जो है, या किसी पदाधिकारी को उस पर जो है क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। हम्म। तो रजिस्टर तो ये डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय करते हैं, न हाँ। कि जो है हुनरवा करती है, न कि वो करती है। जो डिसीजन लेना था पहले ही उन्हें लेना चाहिए था। हम्म। मानो आज वो हुनरवा में भी हैं और आरडब्ल्यू में भी हैं, फिर हम्म। यदि किसी के शिकार वो किसी के कहने पे या किसी के उससे वो होते, तो वो उसका संदेश गलत जाता है इंसान पे, हम्म। कि भाई जो है किसी तरीके से भेदभाव से काम हो रहा है। मैं हम्म। तो ये कहता हूँ कि पहले ये जो आरडब्ल्यू जो बन रही हैं, ये आरडब्ल्यू बनी रहनी चाहिए हम्म। किसी भी मतलब एक सेक्टर में। आपकी नजर में एक 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 सेक्टर में अगर एक से ज्यादा आरडब्ल्यू हैं, उनको भी वोट का अधिकार हो, उनको मेंबर बनाओ, क्या दिक्कत है? बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं, परिवार बढ़ना चाहिए, मानो और मजबूती मिलेगी। अच्छा, हाँ। प्लस एक ये भी चीज है, मानो कि किसी भी सेक्टर में हम्म। कहीं आपस का वाद विवाद है, तो हाँ। हमें वाद विवाद में ना जाके या तो उनका बीच का रास्ता साफ निकालना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और हाँ। नहीं तो जो चल रहा है फुनरवा को वैसे भी किसी भी सेक्टर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये हम्म। भी हमारा छोटा सा विरोध है कि आरडब्ल्यू फुनरवा में, कि भाई ऐसी चीजें हम जो है ऐसी चीजें पैदा ना करें जो कि किसी आपस में मनभेद हो। हम्म। अच्छा जी। फिर जिस भी सेक्टर में आरडब्ल्यू बन रही हैं, मानो हम्म। नए सेक्टर भी बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें जो है फनोरवा को भागीदारी रखनी चाहिए, आरडब्ल्यू हम्म। का सहयोग करना चाहिए। ये मदर हम्म। बॉडी है, न कि जो है कोई इस पे किसी तरीके की किसी का एक अधिकार हो। हम्म। हम लोग पहले भी जो है, अब जैसे ये कूलिंग पीरियड वाला मैटर था, जैसे गर्ग साहब ने बोला था, ऊपर जी। साहब ने बोला, ये हाँ। 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 जब जब हम जो है सिंह साहब की अगेंस्ट जो है जब हमने मुहिम चलाई थी, तो हम लोगों हाँ। ने हाँ। यही कहा था कि भाई जी। दो टर्म के बाद जो है कूलिंग पीरियड होगा, तब किसी को फिर टाइम दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा। हम्म। लेकिन इसी बीच में जो है तीसरी बार के लिए भी जो है ये कह रहे हैं कि नहीं जी, जो है हम ही को लड़ाई हम्म। दीजिए वो। तो जो जनरल जो किसी भी सेक्टर के अध्यक्ष और जनरल बन के आ रहे हैं, वो अपने आप में सब सक्षम है। और ये हम्म। मदर बॉडी यदि बनी है, तो ये पारदर्शिता के लिए बनी है, कि कोई किसी इंडिविजुअल उसके लिए नहीं बनी है। हम्म। और कोई भी, या तो फिर ये है कि यदि ये ऊपर बॉडी बनाई है, या तो इस पे फिर अमल होना चाहिए। और यदि हम्म। नहीं होनी है, तो हर आरडब्ल्यू अपने आप में सक्षम है प्राधिकरण से काम कराने में भी, हम्म। पुलिस प्रशासन से भी कांटेक्ट, जो अपनी जो सुविधाएं जो पुलिस अपने वो देती है, तो सब हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम करता है। ये बनी काहे के लिए थी? ये हम्म। इसलिए बनी थी भाई, एक संगठन है, एक जो है यदि किसी पटल पे कोई काम में कहीं अड़चन आ रही है, तो भाई उसके सहयोग के लिए बनी है। हम्म। कौन बिल्कुल। आरडब्ल्यू अध्यक्ष ऐसा है कि जो किसी धनुर्वा के सहारे से काम कर रहा है? हर आरडब्ल्यू अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी सक्षम है डेवलपमेंट हम्म। के काम कराने में, बाकी जो वैसे जो भी चल रहा है जो सब करते हैं। हम्म। लेकिन ये मेरे विचार से तो जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। हमारे एजेंडे में भी ये था। योगी भाई जी। मेरे छोटे भाई जैसे है, मैंने हमेशा उनके कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दिया था। जी। हमने पहले भी उनको यही बोला था कि भाई ऐसा है कि दो टर्म के बाद नहीं होंगे, लेकिन अब उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। नहीं जी, मैं तो चुनाव ही लड़ूंगा। हम्म। हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बिल्कुल। आदमी को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। पवन जी। जी जी। पवन जी शायद व्यस्त अच्छा हैं अभी। जी सर। पवन जी, मैं आपसे ये जानना जी चाहता हूँ कि जो मौजूदा अभी हमारी चर्चा संगठन पे फोकस रही है, संगठन का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, अगर आपकी टीम चुनी जाती है तो 2 साल का जो कूलिंग पीरियड है, 2 साल बाद का, वो बरकरार रहेगा? कूलिंग पीरियड रहेगा, 2 साल बाद छोड़ना पड़ेगा, मतलब 2 सत्र के बाद। और
तीसरी बात यह है कि जितनी आरडब्ल्यूए में जो ये सुझाव दिया है यादव जी ने कि हर सेक्टर में जितने भी आरडब्ल्यूए हैं सबको मान्यता मिलनी चाहिए, सबको सदस्यता मिलनी चाहिए। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सदस्यता देने में क्या दिक्कत, इस पे आपका क्या कहना पवन जी? आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक, हाँ माइक शुरू करिए, माइक अपना। हाँ पहला आपने सवाल, आपका सवाल था कि कूलिंग पीरियड के बारे में क्या विचार है। हाँ हाँ कूलिंग पीरियड अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। जी। किसी भी आदमी के सत्ता लोलुप होने पर अंकुश लगाता है, सत्ता में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति पर अंकुश लगाता है। जी तो जी ये बहुत जरूरी है, कूलिंग पीरियड होना चाहिए, पहला सवाल। जी। दूसरा सवाल था आपका कि एक सेक्टर में, जी मेरे सेक्टर में हम 3 आरडब्ल्यूएज है। हाँ हाँ हम 3 आरडब्ल्यूएज क्यों बनी? हम 3 आरडब्ल्यूएज इसलिए बनी, हम दूसरी आरडब्ल्यू इसलिए बनी क्योंकि पहली आरडब्ल्यू नकारा, निकम्मी और केवल अवैध वसूली में व्यस्त थी। सेक्टर के विकास से उसे कोई मतलब ही नहीं था। तो क्या करें, हम उसके पंगु बन के रह जाएं, क्योंकि वो पहले रजिस्टर्ड हो चुका है। ये कहाँ का कानून है कि जो पुरानी आरडब्ल्यू है वही ये सब कुछ करेगी, बेशक वो कितनी भी निकम्मी हो? गलत है। जब से हमने अपनी आरडब्ल्यू को रजिस्टर्ड कराया है, आप सेक्टर में दौरा कर सकते हैं, आप पुराने पत्रकार हैं, आपने शहर को बहुत नजदीक से लगातार देखा है। जो हमारे निवासी हैं, किसी से भी आप आके पूछ सकते हैं, आशातीत परिवर्तन हमारे सेक्टर में लोगों का कहना है कि हुआ है। काया पलट हो गई है, काया पलट हो गई। जी जी। तो इसलिए कि पुरानी ही आरडब्ल्यू ये सब कुछ रहेगी, मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ, बहुत खिलाफ हूँ। ये आम जन के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। सपोज अगर 2 पार्टी हमारे देश में है, कांग्रेस और बीजेपी, और वो दोनों निगम्मी है, तो क्या तीसरी पार्टी के गठन का कोई अधिकार नहीं है? होना चाहिए। हमारे संविधान में जब मल्टीपल पार्टी का अधिकार है, हमारे को मौलिक हमारे सारे मौलिक अधिकार, हमारी सारी लोकतांत्रिक प्रणालियां हमारे संविधान की मूल धारा से ही चलती है। उसके इधर या उधर वो नहीं होनी चाहिए ना है। तो इसलिए मल्टीपल आरडब्ल्यू तो हमें वेलकम करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मल्टीपल आरडब्ल्यू बनी क्यों है। अगर पहली आरडब्ल्यू निकम्मी है तो उसी को जो है, नहीं, गलत बात है। तो ये मेरा आपका बिल्कुल। राजीव जी, बहुत अच्छा निष्कर्ष निकल कर आया कि आने वाले दिनों में जो मल्टीपल आरडब्ल्यू है सेक्टरों में, वो सभी आप फोनरवा की सदस्य होनी चाहिए। आपका क्या कहना? नहीं देखिए, जिनको मान्यता रजिस्ट्रार ने दे रखी है, हाँ हम उनको रोक नहीं सकते, हाँ जी। क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है फोनरवा का, नोएडा का विकास है और सेक्टर का विकास है। अगर उसमें कोई अपना पार्टिसिपेट करना चाहता है और फोनरवा जो मदर बॉडी है वो उसमें अपना क्या कहते हैं सहयोग दे सकती है, तो हमें तो नोएडा की बेहतरी के लिए इसको करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, हमारे पिछली बार देख रहे हैं कि जो लोग पिछले कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं कि फोनरवा का मेंबर बना जाए, उनको तो मेंबर बनाया नहीं जा रहा। लेकिन जो उनके फायदे के लिए जो वोट की राजनीति है, उन लोगों को मेंबर बनाया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही गलत चीज है। जो भी नियम, कायदे, कानून है वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। पिक एंड चूज की राजनीति नहीं होनी चाहिए इस चीज के लिए। इसका गलत असर जो है हम लोगों के निवासियों के ऊपर पड़ता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया कल कि एओए को सदस्यता दी गई फोनरवा की तरफ से। तो ये गंभीर सवाल है कि शायद उसका प्रावधान जिस समय फोनरवा बनी थी उस समय मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों का प्रचलन कम था, और लेकिन आज के दौर में जब हमारे नोएडा में बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो अपार्टमेंट में हैं, तो क्या फोनरवा के संवैधानिक ढांचे में, संगठन के ढांचे में इस बात का बदलाव किया जाना चाहिए कि फोनरवा में एओए को या मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स वालों, टावर वालों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि एक ही संगठन रहे और संगठन विभाजित ना हो? राजीव जी से मेरा सवाल है पहला। इसमें देखिए, मेरा व्यक्तिगत जो विचार है कि जब नोएडा की स्थापना, फोनरवा की स्थापना 2001 में हुई थी, उस टाइम पे बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पर नोएडा में। जी जी। तो जो भी हमारे फाउंडर मेंबर थे, उन लोगों ने नोएडा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसमें नियम बनाए थे। जी जी। लेकिन 2010 से आपने देखा होगा कि बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज सोसाइटी हम लोगों के नोएडा में बन गई। तो उनकी एक अलग से नियमावली बनी हुई है जो डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ से संचालित होती है। और हमारी सेक्टर की जो समस्याएं हैं जी, जो नोएडा प्राधिकरण ने अपने फ्लैट बना करके दिए हुए हैं जी, उनमें नोएडा प्राधिकरण का हस्तक्षेप रहता है। जो हाई राइज बिल्डिंग है उसके अंदर सीवर, मेंटेनेंस, बिजली, पानी, जो भी कुछ है वो प्राधिकरण नहीं देखता। उसको वो सोसाइटी वाले ही, जो अपने एओए वाले हैं, वो ही उस चीज को मैनेज करते हैं।
तो हमारा ये कहना है कि केवल वोटों के लिए उनको जोड़ना कितना सही है, ये हमारी जो भी टीम बनेगी उस पर निर्णय लेगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार यही है कि जहाँ पे नोएडा प्राधिकरण का हस्तक्षेप है सेक्टरों में, हमारी जो सोसाइटीज है जो 4 मंजिल की बना करके नोएडा प्राधिकरण ने दी हुई है हमको, उसके कार्यशैली में और एओए की कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। हाँ, अनीता जी कुछ कहना चाह रही थी। आप खोलिए अपने माइक खोलिए, माइक शुरू करिए। हाँ सर, जो एओए है वो 5 साल के लिए रजिस्टर होती है और हमारी जो प्लॉटेड आरडब्ल्यूएस है 2 साल के लिए उनका वो होता है, टर्म होती है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरी जो मल्टी लेवल है उनकी जो सोसाइटी है उसमें आप ये देखिए उनके बाइलॉज डिफरेंट है टोटली। उनके उनके जो समस्याएं हैं वो टोटली डिफरेंट है। तो उनको हमारे इसमें मर्ज करना, तो ना तो हम उनके साथ इंसाफ कर पाएंगे ना अपने वालों के साथ कर पाएंगे, तो इनको सेपरेट ही रखना ठीक रहता है। बिल्कुल। अब एक बड़ा सवाल राजीव जी से है। हमारे शहर में जब 2017 में विधायक चुने गए थे पंकज सिंह जी, और पूर्व डीएम एनपी सिंह ने भी एक मुहिम चलाई थी कि यहाँ मतलब उन्होंने बीएन सिंह ने भी चलाई थी, नगर निगम हो या एनडीएमसी पैटर्न का हो, और फोनरवा को नोएडा के प्राधिकरण के बोर्ड में अधिकार मिले। इन मुद्दों पर मुझे लगता है पिछले 5-7 साल से कोई काम नहीं हुआ। क्या कहते हैं आप राजीव जी? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। मैं आपको बताऊं, मैंने कल भी क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी थी अपनी जी। कि हम लोग जो यहाँ पे नोएडा में रह रहे हैं, जो नोएडा के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान लेके बैठे हुए हैं, हम सब किराएदार हैं। हमको 99 साल की लीज दी हुई है, 90 साल की। जी जी। अब देखिए जिसमें से 40-45 साल तो निकल गए हमारे। हाँ। 40-45 साल बचे हैं। उसके बाद में जैसे दिल्ली में रोशनारा क्लब बना हुआ था, अगर आपको याद हो, हाँ हाँ। तो वो जैसे ही उसकी लीज खत्म हुई उसको जो है गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। जी। तो यही स्थिति 45 साल बाद हमारे साथ होने वाली है कि किसी भी दिन अथॉरिटी कान पकड़ के हमें बाहर खड़ा कर देगी और हम फिर से जो है सड़कों पर आ जाएंगे। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि जो नोएडा के निवासियों के हित में है, हम ऐसी चीजों को लेकर के आएंगे और इसमें कुछ ना कुछ ऐसे माइलस्टोन साबित करके दिखाएंगे जिससे कि फोनरवा का नाम और ऊंचाई पे जाए। जैसे हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे एनपी सिंह साहब ने 2 काम बहुत बढ़िया करे थे। एक तो फोनरवा का जब गठन हुआ था तो इनके पास में बैठने के लिए ऑफिस नहीं था जी। तो सेक्टर 52 में इतनी बड़ी बिल्डिंग बना करके फोनरवा को दी गई कि आज फोनरवा वहां से संचालित की जाती है। जी। और दूसरा डीएनडी का उदाहरण आप देख रहे होंगे। बिल्कुल कि डीएनडी जो फ्री कराया, हाँ, कितने लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। जी। लेकिन मुझे इस चीज का भी दुख है कि जो अभी केस चल रहा है डीएनडी का भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे फोनरवा का रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं हो रहा है जो फोनरवा को करना चाहिए। जी जी। पवन ऐसे जी कुछ बहुत कहना से चाह रहे मुद्दे हैं? हैं। हाँ जी जी। जी, आपका एक सवाल था कि फोनरवा का रिप्रेजेंटेशन बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए। मैं इसके लिए बहुत जोर से समर्थन देता हूँ। ये चूंकि शहर की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है और सभी शहर की आरडब्ल्यूएस की पेरेंट बॉडी है, तो इसका बोर्ड जब हम शहर की समस्याओं के बारे में कोई बात करते हैं या शहर में कोई योजना लागू करने के बारे में बात करते हैं, तो उसमें शहर के नागरिकों का रिप्रेजेंटेशन ना हो, ये बहुत अजीब सी बात है। कोई अफसर 2 साल के लिए आया है कहीं से, कहीं बहराइच से उठ के आया है, यहाँ पे कोई कहीं से उठ के आया है, और वो तो नोएडा शहर की योजनाएं बनाने में भागीदार है। और जो यहाँ पे 25-25, 30-30 साल से रह रहे हैं और जिन्होंने 25-30 साल आगे रहना है, उनका उन योजनाओं में कोई भागीदारी ना होना, ये बड़ी हास्यास्पद बात है, बहुत मजाक वाली बात है। तो यस, हमारी फोनरवा का रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने नगर निगम की बात कही, नगर निगम हो ना हो लेकिन ये फ्री होल्ड जरूर होना चाहिए। फ्री होल्ड जरूर होना चाहिए। जैसे राजीव भाई ने कहा कि हम 40-45 साल हमारे किराए के बीत चुके हैं, 40-50 साल बाद हमें हटा दिया जाएगा, तो फ्री होल्ड की पॉलिसी हमें लानी चाहिए और फोनरवा का रिप्रेजेंटेशन बोर्ड मीटिंग में जरूर होना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसकी इक्वलेंसी जो है सीईओ के बराबर हो। किसी अधिकारी ऐसे नहीं, जैसे सीईओ के पास कोई अधिकार है उसमें बोलने का या किसी चीज को पास करने का, वो अधिकार हमारे फोनरवा प्रेसिडेंट को या हमारी फोनरवा को वहां पर बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए।
राजीव जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं ऐसी बात बोल रहा था, जैसे आपने बात रखी थी कि रिप्रेजेंटेशन के बारे में। जी मैं जी। आपको बताऊं अभी होता क्या है कि हमें खाना तो है खाना, हम्म लेकिन प्राधिकरण के लोग उसको दूसरी तरह से प्रेजेंट करके दूसरे काम में निकल जाते हैं। हम्म अब देखिए नोएडा में पानी आपको पता है कितनी बड़ी समस्या रही है हमारी पिछले 40 वर्षों में, और जी जी। हमको केवल रेनीवेल से पानी निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, या हम गंगा वाटर पे सप्लाई पे वो करते हैं। हम्म। जब भी कैनाल की सफाई होती है या गंगा में बाढ़ आती है तो वो पानी रोक दिया जाता है। जी जी जी। नोएडा प्राधिकरण कभी भी यह प्रयास नहीं करता है कि नोएडा के अंदर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना चाहिए, जिससे जब भी गंगा कैनाल का वो होता है, सफाई होती है या कुछ भी दिक्कत आती है, तो कम से कम 15-20 दिन की स्टोरेज ऐसी होनी चाहिए जिससे कि नोएडा सरवाइव कर पाए। अब आपको ही पता है दिवाली का इतना बड़ा त्योहार आने वाला है, छठ पर्व आने वाला है, और गंगा के ऊपर सफाई का काम जो चल रहा है फिर से पानी रोक दिया गया है। अब इस पानी को जो लेके चलेंगे, नोएडा की पॉपुलेशन हर दिन हर समय बढ़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल हमें आगे 10 साल का लेके चलना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो पानी की समस्या इतनी बड़ी है नोएडा के अंदर, जिसको बोर्ड मीटिंग से पास करा करके एक बिल्कुल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि जी हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इसलिए वो अपने मन के मुद्दे लेकर के आते हैं, बोर्ड मीटिंग में पास करा लेते हैं, और हम लोग अपनी समस्याओं के पीछे ऐसे ही घूमते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उत्पल साहब और यादव जी, क्योंकि अब मेरे पास केवल 2-2.5 मिनट का समय है। उत्पल जी, आपके सामने ये सवाल रखता हूँ कि नोएडा शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है पिछले 2-2.5 साल से। ग्रेप लागू हो गया और दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है कि ग्रेप लागू होने के बाद पार्किंग के रेट बढ़ा दो, और जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, बसें नहीं चल रही हैं, वहां पार्किंग के रेट बढ़ा के वो नोएडा वालों पर दोहरी मार है। तो ये बसें क्यों नहीं डीटीसी की बसों का विस्तार किया जाता? डीटीसी जब चल रही है तो यहाँ के लोगों से बात करके डीटीसी को बसों को विस्तार किया जा सकता है, जब तक व्यवस्था ना हो। क्या कहेंगे उत्पल जी? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमति रखता हूं, क्योंकि एक जो इंटरसिटी बस सिस्टम होता है वो जी एक सिटी और एक शहर के लिए बहुत जरूरी और आवश्यक है। जी। परंतु जब तक ये बातें तो होती हैं और ये हर हम्म। बार कहते हैं हम टेंडर कर रहे हैं या बुला रहे हैं कोई सिटी इस बस सर्विस चलाने के लिए, जी परंतु उसका ऑल्टरनेट जैसे आपने सजेस्ट किया डीटीसी से अगर बात की जाए तो जी जी। कुछ जितने भी सेक्टरों से वो अटैच हो जाए तो ये बहुत अच्छा सुझाव है और इसके लिए हम आगे प्रयासरत रहेंगे। हाँ यादव जी, इसमें बस ये लास्ट है कि सवाल जैसे आपसे। मानक यादव जी, जी आपसे बोलिए। लास्ट सवाल है, क्योंकि अब हमारे पास केवल आपको 30 सेकंड में अपनी बात कहनी है। आप क्या जी कहेंगे जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर? नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो सिस्टम बहुत बढ़िया है। मानो कि हर सेक्टर से कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी तो जो हम्म। ये जो भीड़ भाड़ है, जो क्राउड का जो वो रहता है वो तो बहुत कम हो जाएगा। हर जी। सेक्टर की कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट से होनी चाहिए, हम्म। जिससे कि कम से कम जो है हर आदमी को सुविधा मिले, और जो ये जो गाड़ियों का क्राउड है वो कम हो जाए। ठीक ठीक ठीक। आप लोगों ने बहुत गंभीरता से चर्चा की, और मुझे लगता है कि फोनरवा के चुनाव में आज के जो मुद्दे उठे हैं वही अहम एजेंडा आपकी तरफ से होगा। और नोएडा शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जितने भी बस स्टैंड सड़कों पे होने चाहिए वो नहीं है, और भी ई रिक्शा में नंबर नहीं है कहीं पे, वो सारी दिक्कतें हैं। आप सबने बहुत इस सार्थक चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजीव जी, अनीता जी, पवन जी, और उत्पल जी और ओपी यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।